students, assalamu alaikum. Hoping all of you are safe and sound. Let us start our today's lecture. But in our previous lecture, we covered chapter number 3 from novel Mr. Chips, and today it's time to do or to complete its exercise, including synonyms and question answers. तो बेटा आपने मिस्टर चिप्स नॉवल का चैप्टर 3 जो है वो मुकम्मल कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. इसकी एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है. तो ओपन योर यूनिक नोट्स एंड लेट्स सी दिस चैप्टर नंबर 3 एंड गेट सॉल्व इट्स एक्सरसाइज. इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं. जी बेटे, जी बेटे, आप जानते हैं कि इसमें क्या है, आपके पास सिनोनिम्स आ जाते हैं, मैंने सामने लिख दिया, और क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, और ये हम लोग नोट से करते हैं. मैंने जब पढ़ाया आपको तो साथ साथ शेयर कर लिए थे वर्ड्स मीनिंग. वही वर्ड्स मीनिंग यही इसमें मौजूद है सिनोनिम्स में, और आपके पास की भी मौजूद है, की में इसका एक्यूरेट आंसर भी मौजूद है. तो मेरे साथ साथ इसको टिक कर लीजिएगा. आपके पास सिनोनिम्स में नंबर 1 स्टेटमेंट में आपके पास फर्स्ट जो वर्ड है लेट टू. लेट टू का मतलब क्या होता है? रेंट आउट, रेंटेड आउट, किराए पे देना. तो आपके पास सी ऑप्शन है रेंटेड, ये जवाब होगा इस वर्ड का. फिर सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास वर्ड है अगले. अगले होता है ऑकवर्ड, बदनुमा सा, भद्दा सा. तो आपके पास ए ऑप्शन है ऑकवर्ड, और ये इसका आंसर होगा, इस वर्ड का आंसर. और स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं. आपके पास वर्ड आता है प्रिटेंशियस. प्रिटेंशियस का मतलब होता है बनावटी सा, शोई. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर ए पे आपके पास आंसर मौजूद है, शोई. नंबर 4 स्टेटमेंट पे वर्ड है कन्वीनियंट. कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? बहुत आरामदेह, पुरसकून, ईजी, कंफर्टेबल. तो आपकी सारी ऑप्शंस में ए ऑप्शन जो है वो ईजी इसका आंसर होगी. नंबर 5 पे आते हैं, वर्ड है माइल्ड. माइल्ड का मतलब होता है प्लेजेंट, खुशगवार. तो आपके पास बी ऑप्शन प्लेजेंट मौजूद है, यही आंसर होगा. नंबर 6 पे आ जाएगा स्ट्रोल. स्ट्रोल का मतलब होता है चहल कदमी करना. ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आपके पास इसको हम कहेंगे इंग्लिश में टू वॉक लशरली. तो सी ऑप्शन है वॉक लशरली, और ये इसका जवाब होगा. नंबर 7 पे आपके पास वर्ड है टच्ड देयर कैप्स. टच देयर कैप्स का मतलब होता है ग्रीटेड, खुश आमदीद कहना. तो आपके पास बी ऑप्शन है ग्रीटेड, ये इसका आंसर है. नंबर 8 पे आ जाएगा सोक्ड. सोक्ड का मतलब होता है भीगा हुआ होना, वेट होना. इसको हम कह सकते हैं स्टीप्ड, STEEPED. स्टीप का मतलब भी सोक्ड इन लिक्विड. तो आपके पास बी ऑप्शन पे लिखा है स्टीप्ड, और स्टीप्ड इसका आंसर होगा. नंबर 9 इज केप्ट वॉच. केप्ट वॉच मीन ऑब्जर्व्ड, यानी किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, देखना. तो यहाँ पर सी ऑप्शन है ऑब्जर्व्ड, ये इसका आंसर होगा. नंबर 10 पे है पुश अवे. पुश ऑफ. पुश ऑफ का मतलब गेट आउट, चले जाना. तो ए ऑप्शन आपकी है गेट आउट, ये इसका आंसर है. नंबर 11 पे आपके पास वर्ड है थ्रैश्ड. थ्रैश का मतलब होता है पिटाई करना, सजा देना, टू बीट. तो आपके पास बी ऑप्शन है बीट, और ये इसका आंसर होगा. नंबर 12 पे लिनन रूम. लिनन रूम कहते हैं लॉन्ड्री को, जहाँ पर कपड़ों की धुलाई होती है. तो ए ऑप्शन लॉन्ड्री इसका जवाब होगा. नंबर 13 चिकी. चिकी होता है रूड, अ बिट रूड, वेरी नॉटी इंडीड. तो यहाँ पर रूड बी ऑप्शन है, और इसका आंसर भी होगा. नंबर 14 पे है बैड. बैड मीन यहाँ पर किस सेंस में आया है? बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स. नो बैड वर्ड्स, बैड होगा हार्श वर्ड्स, टेक्स्ट मीनिंग हार्श वर्ड्स. तो यहाँ पर सी ऑप्शन है हार्श. नंबर 15 पे है सपर. सपर क्या होता है? डिनर को, रात के खाने को कहा जाता है. बी ऑप्शन है डिनर. नंबर 16 पे है प्लेसिड. और प्लेसिड मैंने आपको बताया था पीसफुल, बहुत ही पुरअमन, पुरसकून. तो यहाँ पर बी ऑप्शन है पीसफुल, ये इसका आंसर होगा. नंबर 17 पे है एडिक्वेट. एडिक्वेट होता है सफिशेंट, इनफ. तो यहाँ पर बी ऑप्शन है सफिशेंट, काफ़ी होना.
फिर 18 पे है बिसाइड्स। बिसाइड्स के मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। तो यहाँ बी ऑप्शन लिखी हुई है इन एडिशन टू, ये आंसर होगा। नंबर 19 वॉर्न। वॉर्न मीन ओल्ड, पुराना। यहाँ पर डी ऑप्शन लिखी है ओल्ड, ये इसका आंसर है। नंबर 20 एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस मैंने बताया था अभी, ग्रीक फोर्ट, यूनानी किला, तो सी ऑप्शन है ग्रीक फोर्ट। नंबर 21 नंबर 21 पे लिखा है फॉरम, और फॉरम क्या होता है? पब्लिक प्लेस, मार्केट प्लेस, रोमन मार्केट, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 22 है क्लासिकल। क्लासिकल किसे कहते हैं? ग्रीक एंड लैटिन, ग्रीक एंड लैटिन ये ज़बानें, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 23 वर्ड है सीजनिंग। सीजनिंग कहते हैं अ स्मॉल नंबर ऑफ, अ स्मॉल नंबर ऑफ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन लिखी है अ स्मॉल नंबर ऑफ, और यही इसका आंसर होगा। नंबर 24 पे लिखा हुआ है बेलेस लेटर्स, और बेलेस लेटर हमने क्या पढ़ा था? लाइट लिटरेचर, हल्का फुल्का अदब, तो यहाँ पर बी ऑप्शन लिखी है लाइट लिटरेचर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पेज पे नंबर 25 पे है पाइल्ड अप। पाइल्ड अप का मतलब हीप्ड, ढेर मौजूद होना, सी ऑप्शन आंसर है। वर्जिल कौन है? रोमन पोइट है, सी ऑप्शन जवाब होगा। जीनोफोन कौन है? ग्रीक हिस्टोरियन है, तो सी ऑप्शन जवाब है। एजिडुअस। एजिडुअस किसे कहते हैं? डिलिजेंट, हार्ड एफर्ट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है डिलिजेंट, बड़ा मुस्ताद, बड़ा चाको चौबंद, एफर्ट, कोशिश। तो टैग्स है नंबर 29 पे, वर्ड है टैग्स, और टैग्स क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस छोटे छोटे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन लिखी है फ्रेजेस। नंबर 30 पे है ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग होता है कम होना किसी चीज़ का, डिक्रीज़ होना, रिड्यूस होना, तो आपके पास बी ऑप्शन है डिक्रीजिंग, इसका आंसर बनता है। नंबर 31 फ्री मैसनरी। फ्री मैसनरी क्या होता है? बॉन्ड, अ बॉन्ड, अ टाइप ऑफ बॉन्ड, एक मुआहिदा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 32 बॉल्ड। बॉल्ड किसे कहते हैं? हेयरलेस, जिसके बाल नहीं होते, गंजा होता है, तो उसको बॉल्ड कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर है हेयरलेस। 33 पे वर्ड है स्पाइट्री। स्पाइट्री होता है बेंट, तिरछी, तिरछी, ठीक है, बेंट, तो डी ऑप्शन। यहाँ पर तिरछी दरअसल क्या है? लिखाई है किसकी? मिस्टर चिप्स की, तो बेंट, डी ऑप्शन आंसर। 34 पे है लेजिबल। लेजिबल होता है रीडेबल, जो पढ़ी जाए, ऐसी लिखाई तहरीर जो पढ़ी जा सके, तो आंसर क्या होगा? रीडेबल। नंबर 35 पे है फस। फस क्या होता है? एक्साइटमेंट, जोश, ए ऑप्शन आंसर होगा। 36 पे है ऑडली। ऑडली होगा स्ट्रेंजली, अजीब, अजीब बात, अजीब तरीके से कोई चीज़ होना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन स्ट्रेंजली इसका आंसर होगा। एंड नंबर 37 इज बैचलर। बैचलर इज व्हाट इज मेंट बाय बैचलर? इट मीन्स अनमैरिड पर्सन, अनमैरिड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अनमैरिड इसका जवाब होगा। ठीक है बेटा, इट्स ऑल कंप्लीटेड। लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर्स, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब मिसेस विकेट्स हाउस। मिसेस विकेट का हाउस जो है वो हमने डिस्क्राइब करना है। कैसा था जनाब? इट वॉज सिचुएटेड बेसिकली across the road to ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड के पास जो सड़क थी, के करीब जो सड़क थी, उसके दूसरी जानिब ये घर मौजूद था। इट वॉज अगली एंड प्रिटेंशियस बट इट डिड नॉट मैटर। आपने पढ़ा था इट वॉज comfortable, it was easy, it was convenient for मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के लिए बड़ा पुरसकून था। फिर आपके पास सवाल आता है हाउ वॉज द रूम मिसेस विकेट लेफ्ट टू चिप्स, कि वो कमरा कैसा था। फिर आपसे बात पूछी गई कि जहाँ पर वो रिहाइश पजीर था, तो हम देखते हैं द रूम दैट मिसेस विकेट लेफ्ट टू हिम वॉज स्मॉल इंडीड बट इट वॉज रियली वेरी कन्वीनियंट, इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। थर्ड क्वेश्चन, What would Mr. Chips do during a mild afternoon while at Mrs. Wicket? Mrs. Wicket के हाँ mild afternoon को क्या क्या करता था वो, कि when the weather was mild enough, he would go to the play field and he exchanged smile and spoke to the boys playing in the field, के मैदान में, जो खेल का मैदान था, वहाँ खेलते हुए बच्चों के साथ मुस्कुराहट से पेश आता, बातचीत करता। नंबर 4 क्वेश्चन क्या आता है आपके पास? हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंटरटेन द स्टूडेंट्स एट मिसेस विकेट होम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड ही एंटरटेन
द गेस्ट और द स्टूडेंट्स एट मिसेस विकेट्स होम। कैसे वो उनको एंटरटेन किया करता था कि मिस्टर चिप्स हैड और मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो द ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ all the newcomers of the school, and he invited them to the tea during their first term, and he always ordered a walnut cake with pink icing from Redaway's bakery in the village, and he really entertained them with the crumpets and walnut cakes, and students love to visit his room, कि उसके घर जाना, उसके कमरे तक जाना। जब वो when he invited them to tea, they readily accepted it। वो उनके घर स्टूडेंट चाय पे जाना, मधु होना पसंद करते थे। फिर है what would Chips ask the new boys who came to see him। जो नए बच्चे उससे मुलाकात के लिए आते तो उनसे क्या सवाल करता। He talked about their hometown, he talked about whether they were having any sort of relations, family connection with Brookfield in the past, कि क्या उनका कोई ताल्लुक ब्रुकफील्ड से रहा था। फिर है when and how did Chips send off new boys। न्यू बॉयज़ को वो किस तरह से फिर मुलाकात के बाद वापस भेज दिया करता था। आपने पढ़ा कि when the clock struck 5, exact at 5 o'clock, he would smile and shook hand with the students because it was time to leave। ठीक है, and he watched the boys racing across the road, hurrying to reach to their school। फिर है what did the boys comment after tea with Chips। चिप्स के साथ चाय पीने के बाद क्या कमेंट्स बॉयज़ दिया करते थे। they used to see that they spent a jolly good time, they really spent a very good time, enjoyable time with Mr. Chips, and they also talked about that one definitely know when he wanted them to, one definitely knew that when he wanted them to leave, कि सब बच्चे जान लेते थे कि वो कब चाहता था कि मुलाकात के बाद चले जाना है। फिर है what did Branksome tell Mr. Chips। ब्रैंकसम जो न्यू कमर आया था उससे मिलने के लिए उसने चिप्स को क्या बताया था। उसने कहा था कि that he was a nephew of Collingwood, Major Collingwood, and Major Collingwood was one of the old student of Mr. Chips। He was the one whom once Mr. Chips punished because he was climbing on the roof of the gymnasium and he might have broken his neck। ये आपने वाकया पढ़ा, important है ये सवाल। What did Mr. Chips tell Mrs. Wicket about Major Collingwood। क्या कहा उसने मिसेस विकेट को कॉलिंगवुड के हवाले से कि कॉलिंगवुड was his old student and when once he was trying to climb the gymnasium roof, he thrashed him because he might have broken his neck। ये वाक्य उसने शेयर किया मिसेस विकेट से। फिर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु वॉज मिसेज विकेट एंड व्हाट डिड शी डू फॉर मिस्टर चिप्स। मिसेज विकेट एक्चुअली शी वॉज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स एंड शी also worked as the in charge of the linen room or the laundry in Brookfield School, and we see that when she left her job, she let her room to Mr. Chips and let her room to Mr. Chips after his retirement and served him till his death, कि उसने आखिर तक उसकी खदमत की थी। Where was Major Collingwood killed? ये हमने पढ़ा था ना कि he was killed in Egypt during World War I and he was awarded with the DSO, Distinguished Service Order, for his outstanding services for military forces। फिर है what was the financial condition of Chips आफ्टर रिटायरमेंट। हमने ये पढ़ा था he had no worries at all, his pension was enough, he could purchase whatever he wanted to get, कि उसके पास he had saved enough money, उसके पास इतना पैसा सेफ था, पेंशन भी काफ़ी थी कि वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकता था। फिर सवाल आता है how was Mr. Chips room decorated at Mrs. Wicket। मिसेस विकेट के यहाँ उसका रूम जो है वो किस तरह से डेकोरेटेड था। हमने देखा he furnished it simply but in a masterly taste, there was a worn out, आपने पढ़ा था worn out turkey carpet, and there were easy chairs and there were pictures of Acropolis and Forum on the walls। फिर है what kind of books did Chips have in his room। कैसी किताबें थी उसके पास। These books were chiefly classical, these were classical books, there were few books of history and Bailey's letters, then we see there was also a heap of cheap detective
और ऑर्डिनरी डिटेक्टिव नॉवल। फिर आपके पास बेटे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड। चिप्स जो है वो किस किस्म की किताबें पढ़ा करता था। तो हमने देखा कि समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जिल, a Roman poet, and Xenophon, a Greek historian. But after some moments, he just turned to Dr. Thorndike or Inspector French with their डिटेक्टिव नॉवेल्स। कभी कभार तो वो वर्चुअल और जेनोफोन पढ़ता और फिर क्या है कि डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच जो है उनके नॉवल को पढ़ना शुरू कर देता, जासूसी नॉवल को। फिर आपके पास सवाल आता है व्हाट वर चिप्स व्यूज़ अबाउट लैटिन एंड ग्रीक। ग्रीक और लैटिन के बारे में वो क्या कहा करता था। ही यूज्ड टू से दैट these were dead languages not spoken by the living people। ठीक है कि जो लिविंग पीपल है उन ये डेड लैंग्वेजेस है, लिविंग पीपल ये नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या है हम ये देखते हैं ही यूज टू से दैट द इंग्लिश मैन आउट टू लर्न सम टैग्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम दीज क्लासिक लैंग्वेजेस। इन क्लासिक लैंग्वेजेस के कुछ फ्रेजेस, कुछ टैग्स, कुछ कोटेशंस इंग्लिश मैन को याद होना चाहिए। फिर सवाल आता है व्हाट डिड चिप्स रीड इन द टाइम्स एंड व्हाट डिड ही थिंक अबाउट लैटिन एंड ग्रीक। तो टाइम नामी अखबार में वो क्या पढ़ा करता था और ग्रीक और लैटिन के बारे में क्या सोचता था। तो हम देखते हैं चिप्स लव टू रीड दोज प्रोमिनेंट शॉर्ट आर्टिकल्स इन टाइम्स हैविंग अ फ्यू टैग्स ऑफ लैटिन एंड ग्रीक, कि उसे वो आर्टिकल पढ़ना पसंद थे टाइम नामी अखबार में जिसमें ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में कोटेशंस मौजूद होते थे। एंड चिप्स recognize those tags, he loved to read them, and he used to say that the educated circle of society should have some familiarity with these quotations and tags, कि इन quotations और tags से familiarity जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे सवाल आता है what were the quiet enjoy, very important question indeed, what were the quiet enjoyment of Mr. Chips at Mrs. Wickett's house। मिसेस विकेट के घर में उसकी क्वाइट जो उसकी मसरूफियात थी वो किस किस्म की थी, किस किस्म की पुरसकून मसरूफियात थी। हमने पढ़ा कि रीडिंग, टॉकिंग, रिमेंबरिंग, ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग कॉलर्स और विजिटर्स एंड करेक्टिंग द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी एंड राइटिंग सम ओकेशनल लेटर्स। दीज वर द क्वाइट एंजॉयमेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। फिर सवाल आता है व्हाट वाज द मिसकंसेप्शन अबाउट मिस्टर चिप्स मैरिटल लाइफ। उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में मिसकंसेप्शन क्या था। एक्चुअली पीपल थॉट दैट मिस्टर चिप्स वाज अ बैचलर बट ही वाज नॉट अ बैचलर इंडीड। ही गॉट मैरिड बट ईयर्स बैक। इट वाज सच अ लॉन्ग टाइम दैट नोबडी इन द स्टाफ कुड रिमेंबर हिज वाइफ। ठीक है, तो वो शादीशुदा शख्स था, बहुत सालों पहले शादी की थी लेकिन पुराना वाक़या हो चुका था और स्टाफ को ये याद नहीं था, नए स्टाफ को। आगे देखते हैं जनाब 20 नंबर पे हु वाज मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड क्या था। ही वाज वन ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स एंड whom once Mr. Chips thrashed and beat or he punished him because he was trying to climb the gymnasium room just to get the ball out of the gutter and he might have broken his neck in this attempt. So that is why Mr. Chips once beat him, कि उसे एक दफ़ा सज़ा दी थी। कॉलिंगवुड एक स्टूडेंट था उसका, बाद में वो क्या था, लेटर ऑन ही बिकेम अ मेजर और ही वेंट टू मिलिट्री फोर्सेस एंड गॉट DSO, अ डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन मिलिट्री। फिर आपके पास सवाल है 21 पे वाई डिड मिस्टर चिप्स चूज़ टू लिव एट मिसेस विकेट। मिसेस विकेट के हाँ वो क्यों ठहरा था, वहाँ किराए पे घर क्यों लिया रिटायरमेंट के बाद। ही चोज़ टू लिव एट मिसेस विकेट बिकॉज it was convenient for him to remain in touch or to remain in contact with the colleagues and the students of the Brookfield across the road। क्योंकि उस घर में रहना उसके लिए इसलिए कन्वीनियंट था कि उस घर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल सड़क क्रॉस करते ही ब्रुकफील्ड स्कूल मौजूद था and he could remain in constant touch and contact with the rest of the colleagues and students of that school, कि वो वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट में वहाँ रह सकता था उस घर में रहते हुए।
ठीक है बेटे, ये आपका चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने ख़त्म कर लिया। इसकी एक्सरसाइज हमने करनी थी आज। एक्सरसाइज में सिनोनिम्स भी हो गए, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। अब आज के इस पीरियड के अंदर हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है बेटे, हमने फ्रेजल वर्ब्स भी साथ साथ स्टार्ट कर रखे हैं। एक छोटी सी बात क्वेश्चन आंसर के हवाले से आपसे डिस्कस करूँगी। आपके पास फर्स्ट ईयर में भी आपके पास ये इंटीमेशन होती थी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, और सेकंड ईयर में भी कि राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस कंप्राइजिंग 3 to 5 लाइंस, 3 to 5 लाइंस। और बच्चे महसूस करते हैं कि बाज़ क्वेश्चन 3 to 5 लाइन से एक्सीड कर जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का आपसे पूछा जा रहा है। मोस्टली क्वेश्चन 3 to 5 लाइन्स, 3 to 5 लाइन्स को कंप्राइज कर रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी 1-2 लाइनों में क्वेश्चन जा सकता है। सपोज़ आप करेक्टर स्केचेस की बात करते हैं, करेक्टर स्केच हम 1-2 लाइनों में नहीं लिख सकते, हमें पूरा उसका करेक्टर जो है, करेक्टर स्केच जो है, उसमें हर चीज़ जो है उसकी थोड़ी थोड़ी बयान करना पड़ेगी, और वो तो 5-6 लाइन में अगर लिखा जाता है तो डजेंट मैटर, ठीक है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन में ना रहेगा। वो क्वेश्चन भी आपके डिपेंड कर रहा है कि इसकी लेंथ जो है अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो रही है, आपको जो कन्फाइन किया गया है उन लाइन से 1-2 लाइनें ज़्यादा भी हो रही हैं, तो डजेंट मैटर, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको समरी नहीं बनाना, उस क्वेश्चन के आंसर को समरी के तौर पे लेके नहीं चलना है आपने, ठीक है। बहरहाल टू द पॉइंट उसी क्वेश्चन को आंसर करें जो आपसे टेक्स्ट रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो बेटे फ्रेजल वर्ब्स जो है उसकी तरफ आते हैं। इडियम्स आपने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, आपकी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, आपके फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उसको आज लेके चलते हैं। तो बेटे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स वाला टॉपिक जो है यूनिक नोट्स में से खोलिएगा, और हम लोगों ने देखिए इसमें मुख्तलिफ वर्ब्स हैं, मुख्तलिफ वर्ब्स के साथ जब मुख्तलिफ प्रपोजिशन आ जाती हैं तो उनके मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी ये भी फिगरेटिव और एक किस्म की ये मेटाफोरिकल मीनिंग है, तो आप इसके जो हिडन मीनिंग है उनको जानें, उनको जहन नशीन कर लें, उनकी प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको याद रह जाएं। बेटे हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ख़त्म किए थे ब्लो। ब्लो आपका वर्ब था, उसके सारे जो फ्रेजल वर्ब्स थे वो हमने कर लिए। आज आपके पास जो नेक्स्ट वर्ब आ रहा है वो ब्रेक है। ब्रेक, ब्रेक जो है इसकी ये वर्ब है, इसकी फॉर्म्स क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और इसी को जब हम इसकी फोर्थ फॉर्म लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाएगा और ये इसकी फोर्थ फॉर्म भी कहलाएगी, ब्रेकिंग। तो आपके पास फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब था फ्लेक अवे। फ्लेक अवे, भुरभुरा हो जाना किसी दीवार का, किसी सतह का, दीवार की सतह जो है उसका भुरभुरा हो जाना। द सर्फेस इज रोटन, रोटन का बहुत सीधा, वॉर्न, WORN, एंड ब्रेक अवे व्हेन यू टच इट, कि जो सरफेस है किसी चीज़ की भी सरफेस जो है वो खुरदरी हो चुकी हुई है, और ये क्या है जब आप इसको टच करते हैं तो ये क्या होती है, ब्रेक अवे होती है, भुरभुरी सी हो जाती है, झड़ना शुरू हो जाती है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ अ मशीनरी, किसी मशीन का ख़राब हो जाना। द कार हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन द वे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, कि गाड़ी जो है रास्ते में ख़राब, उसकी मशीन ख़राब हो चुकी है। Number 35 break in, very important, again very important phrasal verb. Break in का मतलब to train, सुधारना, ट्रेन करना। He breaks in a wild lion, कि वो जंगली शेरों को सुधारता है। नंबर 36 होगा break in two। break in two का मतलब क्या होता है बेटा, नकब लगाना, चोरी करना, रॉबरी, रॉबरी को कहा जाता है। to enter illegally, ठीक है, टू एंटर इलीगली, गैर का नाजायज़ तौर पे किसी के घर में दाखिल हो जाना। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस, बर्गलर किसे कहते हैं, रॉबर। रॉबर क्या होता है, डाकू, डाकू घर में दाखिल हो गए। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक एन एंगेजमेंट, टू ब्रेक एन एंगेजमेंट विद समवन, किसी के साथ मंगनी वगैरह तोड़ देना, रिश्ता तर्क कर देना। दे हैव ब्रोकन ऑफ देयर एंगेजमेंट, कि वो अपने एंगेजमेंट जो है वो मनकता कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्टार्ट सडनली, किसी चीज़ का अचानक छिड़ जाना, जंग का छिड़ना भी हो सकता है, किसी एपिडेमिक्स का छिड़ना भी हो सकता है। तो वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965, 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ गई। फिर आपके पास 39 पे है ब्रेकआउट इन। ब्रेकआउट इन का मतलब इरप्ट सडनली,
यानी अपीयर ऑन स्किन सडनली, अचानक जिल्द पे कोई चीज़ नमूदार हो जाना, ठीक है। तो द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन आउट इन स्पॉट्स, कि चाइल्ड जो बच्चा है उसकी जिल्द पर स्पॉट्स, धब्बे नमूदार हो गए हैं। आगे 40 नंबर पे है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक द डोर एंड एंटर समवेयर, दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाना। द सोल्जर्स हैव मैनेज टू ब्रेक थ्रू, अब जो फौजी है उन्होंने मैनेज कर लिया है कि किस तरह से तोड़कर दरवाजे वगैरह को तोड़कर दाखिल होना है। नेक्स्ट 41 पे देखिएगा ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है बेटा? इट ऑल्सो मीन्स टू फिनिश रिलेशनशिप, अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर लेना। द पार्टनरशिप हैज़ ब्रोकन अप, द पार्टनरशिप हैज़ ब्रोकन अप, कि उनके दरमियान जो पार्टनरशिप है, शराकत दारी है, वो ख़त्म हो चुकी है, मनक़ता हो चुकी है। नंबर 42 ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब क्या होता है? टू रिजेक्ट कस्टम्स और ओल्ड ट्रेडिशंस, पुरानी रवायात को, माजी को छोड़ देना। वी हैव ब्रोकन इर्रिट्रीवेबली विद द पास्ट। इर्रिट्रीवेबली क्या होता है? इरिकवरेबली, यानी इट मीन्स इम्पॉसिबल टू रिकवर, जो चीज़ रिकवर ना हो सके, जिस तक कांटेक्ट करना नामुमकिनात में से हो जाए। वी हैव ब्रोकन इरिट्रीवेबली विद द पास्ट, कि हम लोगों ने अपने माजी से, रवायात से नाकाबिल तलाफ़ी हद तक ताल्लुक़ तोड़ डाला है, ठीक है। इम्पॉसिबल टू रिकवर समथिंग, अब हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास बेटे जो वर्ब है वो है ब्रिंग, और ब्रिंग जो है, ब्रिंग वर्ब जो है, इसकी आप सेकंड थर्ड फॉर्म क्या लिखते हो? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। और इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी फोर्थ फॉर्म कहलाती है, वो क्या होगा? ब्रिंगिंग। देखते हैं कि मुख्तलिफ इसके साथ प्रेपोजिशंस लगाने से हमारा जो फ्रेजल वर्ब जो है उसके मीनिंग कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, और ये मीनिंग जो है आपने जहन नशीन करना है। जी बेटे, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन, किसी चीज़ का सबब बाइस बनना, ठीक है जी। दिस इंसिडेंट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट, कॉज टू हैपन, बाइस होना। दिस एक्सीडेंट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय योर रेकलेसनेस। रेकलेसनेस होता है केयरलेसनेस, कि ये वाक़या, ये हादसा, इसका सबब क्या है? इस हादसे का सबब तुम्हारी केयरलेसनेस है, लापरवाही है। ब्रिंग डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। इट मीन्स रिडक्शन इन प्राइसेस, कीमतों में कमी हो जाना। देयर डिमांड्स हैव ब्रॉट द प्राइसेस डाउन, उनके मुतालबात की वजह से ये जो कीमतें हैं, कीमतों में कमी वाक़या हुई है। नंबर 45 ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ मीन क्या होता है? ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस, टू हिट अपॉन, कोई प्लान सूझना, जहन में आना, टू हिट अपॉन अ प्लान, टू प्रोड्यूस समथिंग। इसका सेंटेंस देखिएगा, ही ब्रॉट फोर्थ अ न्यू प्लान, कि उसे एक नया प्लान सूझा, उसके जहन में आया। नंबर 46 ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू मेक अ न्यू प्रपोजल, कि एक नया मंसूबा, टू ब्रिंग अ न्यू प्रपोजल, एक नया मंसूबा बनाना, सामने लाना, तजवीज़ सामने लाना। शी ब्रॉट फॉरवर्ड अ न्यू प्रपोजल, कि वो एक नया मंसूबा सामने लाई, तजवीज़ सामने लाई। नंबर 47 ब्रिंग इन। ब्रिंग इन मीन्स टू इंट्रोड्यूस, इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग इन का मतलब इंट्रोड्यूस, मुतारिफ़ करवाना। ही इंटेंट्स, इंटेंट्स का मतलब क्या होता है? डिज़ायर्स, ख्वाहिश रखना, इरादा रखना। टू ब्रिंग इन सम रिफॉर्म्स, उसका इरादा है कि कुछ इस्लाहात जो हैं उन्हें मुतारिफ़ करवाया जाए। नंबर 48 ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब रेस्क्यू, बचाना। आपके पास जुमला आता है द कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड कौन से होते हैं? कोस्ट गार्ड होते हैं साहिली मुहाफिज, जो साहिल पर गश्त करते हैं, ठीक है। यू कैन से दीज आर मिलिट्री और नेवल फोर्स गार्ड्स। दीज आर मिलिट्री और नेवल फोर्स गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स ऑन द कोस्ट, साहिल समंदर पर जो गश्त करते हैं। तो योर सेंटेंस इज द कोस्ट गार्ड्स हैव ब्रॉट ऑल द क्रू ऑफ। तो जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जो साहली मुहाफ़िज़ी दस्ता है, वो सारे क्रू को, अमले को बचा लाया है। अमला जो है शायद डूब रहा है समंदर के किनारे पर, वो उनको बचा कर ले आए हैं। ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब भी होता है इंट्रोड्यूस करवाना, टू इंट्रोड्यूस, मुतारिफ़ करवाना। ही ब्रॉट ऑन द गेस्ट स्पीकर अमिड एप्लॉज। एप्लॉज मीन क्लैपिंग। उन्होंने तालियों के दरमियान आने वाले मेहमान का तारुफ करवाया। ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब डेवलप, जाहिर करना, पैदा करना।
हर टीचर वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट हर टैलेंट, उसके टीचर जो है उसके टैलेंट को वाजे करना चाहते हैं। ब्रिंग ग्राउंड, ब्रिंग ग्राउंड क्या होता है? टू मेक समवन कॉन्शियस, होश में लाना। नोबडी वॉज मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग हर अराउंड, कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था कि उसे होश में लाए। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? परवरिश करना, टू लुक आफ्टर। रज़ी एंड ज़की वर ब्रॉट अप स्ट्रिक्टली, कि रज़ी और ज़की की परवरिश जो है वो बड़ी सख्ती से की गई। ठीक है बेटे, यहाँ तक आपने ये इडियम्स करना है, इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं। Well beta, as we are having some more time, तो let us discuss about our first term syllabus once again. बेटे आपका फर्स्ट टर्म सिलेबस, फर्स्ट 50% सिलेबस जो हम कवर करवा रहे हैं तमाम टीचर्स, मैं पहले भी किसी पीरियड में, किसी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और आपने यकीनन उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अभी चूँकि थोड़ा सा टाइम मौजूद है हमारे पास, तो ये फर्स्ट टर्म सिलेबस दोबारा से आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सामने लिख दिया गया है, आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्या चीज़ें हमने पढ़ ली और क्या चीज़ें रह गई हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके हर डे जो है उसको हमें अवेल करना है और जो एक टाइम लिमिट हमारे पास मौजूद है अपने तमाम लेक्चर्स के ज़रिए से इस सिलेबस को हमें कवर करना है। ठीक है बेटे, तो ये इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिएगा एक दफ़ा फिर। आपके पास बुक 2 है और बुक 2 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 to 5 लेसन आपने कर लिए हैं। ये 1 to 5 लेसन कौन कौन से हैं? आपने किया था द डाइंग सन, किया था यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, किया था वाई बॉयज़ फेल इन अ कॉलेज, एंड ऑफ टर्म एंड ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। ये पांचों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है बुक 2 का पार्ट 2 और उसमें लेसन नंबर 11 to 13 है। ये भी हमने कर लिए हुए हैं। तीनों जो है साथ साथ कुछ कर लिए हैं, कुछ अभी कंटिन्यूड है बेटे। तो आपके पास 11 पे कौन सा वाला हीरो है? आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर एट हैरो बाय सर विंस्टन चर्चिल। और उसके बाद नंबर 12 पे आपके पास क्या था? हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। और नंबर 3 पे आपके पास हीरो कौन सा था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है जी, ये 3 आपके शामिल होंगे फर्स्ट टर्म में। फिर आपके पास मिस्टर चिप्स नॉवल की बात की जाए तो लेसन नंबर 1 to 9 यानी चैप्टर नंबर 1 to 9 जो है वो शामिल होंगे। ठीक है, ये भी साथ साथ कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम इडियम्स की बात करते हैं। इडियम्स आपके शामिल हैं A to E, अल्फ़ाबेटिकली A to E, और ये बनते हैं तकरीबन 1 to 153 इडियम्स। ठीक है जी, ये शामिल होंगे आपके सिलेबस में। फिर फ्रेजल वर्ब्स की तरफ आ जाइए। फ्रेजल वर्ब्स वो भी इडियम्स के साथ ही एक चैप्टर है और वो 1 to 130 शामिल होंगे। ठीक है, फिर एसेस हमें कितने करना है? एसेस हमें करना है आपके नोट्स में से, ये सारी तादाद हम चीज़ों की लेके चलेंगे। आपके नोट्स में से इडियम्स की तादाद भी है, फ्रेजल वर्ब्स की तादाद है, एसेस हैं 1 to 13, 1 से 13 तक जो साथ साथ पढ़ाए जा रहे हैं आपको साइमल्टेनियसली। हम दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं, टेक्स्ट भी ग्रामर भी। फिर प्रेपोजिशंस जो हैं ये आपने करना है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 to 11 है। फिर एडिशनल एक्सरसाइजेज भी हैं, उनमें से हमें 1 to 3 करनी है। इसी तरह से करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हम चलेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी एक्सरसाइज नंबर 1 to 11, बिल्कुल प्रेपोजिशन की तरह से ही 1 to 11, और एडिशनल एक्सरसाइजेज 1, 2 and 3 शामिल होगी। फिर आ जाइए ट्रांसलेशन पैसेजेस। ये 2 तरह के हैं, सॉल्व और अनसॉल्व। सॉल्व पैसेज कितने होंगे आपके पास? 1 to 33, ये बुक के अंदर सारा सोल्यूशन मौजूद है। और 1 to 12 अनसॉल्व पैसेज जो हैं ये मैं आपको साथ साथ बोर्ड पे करवा दूँगी। ठीक है बेटा, ये आपने पहले नोट डाउन कर लिया होगा, दोबारा आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दिया गया है ताकि एक दफ़ा फिर आप इसको देख लें कि टेक्स्ट बुक में क्या शामिल है। लेसन नंबर 1 to 5 और इसी के पार्ट 2 में लेसन 11, 12 and 13, और चिप्स नॉवल में 1 to 9 चैप्टर्स हैं। इडियम्स A to E और फ्रेजल वर्ब्स 1 to 130। फिर एसेस की तरफ आते हैं तो 1 to 13। प्रपोजिशंस एक्सरसाइज नंबर 1 to 11 और एडिशनल एक्सरसाइजेज 1 to 3, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में भी एक्सरसाइज 1 to 11 और एडिशनल एक्सरसाइजेज 1 to 3। ट्रांसलेशन पैसेज सॉल्व और अनसॉल्व दोनों तरह के हैं। सॉल्व पैसेज होंगे 1 to 33, अनसॉल्व होंगे 1 to 12। ठीक है बेटे, ये अच्छी तरह से इसको जहन नशीन कर लीजिएगा। ये हमारा टोटल सिलेबस है जो हमें फर्स्ट टर्म के लिए कवर करना है।
साथ साथ जो आपके टेस्ट हैं उनका सिलसिला भी जारी रहेगा। बेटा अपनी रूटीन बनाइए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ कवर करते जाएं ताकि आपकी तैयारी होती जाए, उसको प्रैक्टिस में लाएं, रोज़ाना उसको याद करें, चीज़ों को वोकेबलरी अपनी बढ़ाएं और क्वेश्चन आंसर्स को भी बार बार पढ़ें, उनको भी जहन नशीन करें। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब चैप्टर जो है इसको भी बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आपकी चीज़ों पे ग्रिप बन जाए। ठीक है बेटा, तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।